अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हियर दिस ऋषभ पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी का पेरेंट्स चैनल की पॉइंट यू पे, जहाँ पर आज हम फिजिक्स से रिलेटेड की जो प्रैक्टिकल है सारे से बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको फिजिक्स का प्रैक्टिकल होना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल में। ठीक, जैसा कि बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया थोड़ा बताइए कैसे क्या करना है, कहीं फेल ना हो जाए और मार्क्स कम ना आ जाए, तो बहुत डर लग रहा है। तो देखिए, डर तो लगना एक स्वाभाविक बात है, डर तो लगेगा ही, लेकिन उस डर को कम कैसे करना है, आपको एक अच्छे मार्क्स कैसे पाना है, उससे संबंधित सारी बातें आज हम इस पर करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों का एक वीडियो भी पहले बन चुका है कि आपको कितना प्रैक्टिकल करना चाहिए, कितना करना सही रहेगा, कितना करने से कितना मार्क्स मिलेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है आपके दिनेश भाई ने एक वीडियो बना दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्या कितने प्रैक्टिकल आपको करने हैं, है ना। और देखिए, बात करते हैं कि उस दिन क्या होगा जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का मेन एग्जाम रहेगा, वहाँ पर आपके साथ कैसे कैसे क्या कराया जाएगा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी एक रोल नंबर की लिस्ट जारी होती है मेन कैंपस द्वारा। आपकी एक रोल नंबर की लिस्ट जारी होगी, और जो रोल नंबर की लिस्ट रहती है वो नेम के अल्फ़ाबेट वाइज रहती है। और उसके बाद जो है कैंपस में जो डिपार्टमेंट, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है या फिर कॉलेज में जो डिपार्टमेंट है फिजिक्स का, वो क्या करते हैं कि उसको ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं। ठीक, वो जैसे क्या होता है कि एक दिन या फिर एक शिफ्ट में कितने स्टूडेंट को बुलाना चाहते हैं, जैसे जहाँ मतलब जिस लैब में जितनी कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से वो ग्रुप बनाते हैं। तो क्या करते हैं, वो मान लीजिए 2 शिफ्ट में पहली बार प्रैक्टिकल होता है। ठीक, एक मॉर्निंग होगा, एक इवनिंग में होगा। तो क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर मॉर्निंग में प्रैक्टिकल हो रहा है तो वो जो है शुरुआत के जो रोल नंबर में जो बिगिनिंग के जो 50 स्टूडेंट होंगे उनको बुला लिया जाएगा। जैसे बिगिनिंग के 50 स्टूडेंट मतलब अल्फ़ाबेट वाइज, जैसे A B C से लेकर जिसका नाम होगा उन लोग को पहले बुलाया जाएगा, उनको ग्रुप ए में रखा जाएगा, है ना। तो मान लीजिए जैसे आपका कल यदि प्रैक्टिकल होना है तो मॉर्निंग में आपको बुलाया जाएगा ग्रुप ए वालों को। उसमें मैक्सिमम 40 to 50 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब जो लैब है उसके कितना कैपेसिटी है, कितने अपार्टमेंट्स, उसके हिसाब से वो अरेंज किया जाता है। ठीक, आपको इस वे में आपको जो डिवाइड कर दिया जाएगा, ग्रुप वाइज आपका ग्रुप डिवाइड हो जाएगा उसके, और जिस दिन आप जो भी आपका डेट रहेगा जिस दिन आपका प्रैक्टिकल करना होगा, उस दिन डेट पे आप जो है अपने ग्रुप को देख के जाएंगे और वहाँ कॉलेज में कैंपस में आप अपना लैब परफॉर्म करेंगे, है ना। तो देखिए क्या होगा कि आपका उस दिन क्या होगा कि आप जब भी कॉलेज जाएंगे या फिर कैंपस में जाएंगे तो आपको सीधा उसमें लैब में एंट्री नहीं मिलती है। आपको पहले जहाँ पर आप क्लासरूम चलती थी, रेगुलर क्लासरूम चलती थी या फिर किसी और क्लासरूम में, पहले आपको वहाँ बैठाया जाता है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और देखिए क्या होता है कि आपको वेल डिसिप्लिन लेना बहुत ज़रूरी है ना। और उसमें क्या होते हैं कि कुछ प्रोफेसर्स बाहर से भी आते हैं, कैंपस भी अगर कॉलेज में आप हैं तो वहाँ से कैंपस भी प्रोफेसर आते हैं। तो एक जो प्रोफेसर होते हैं वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपका आईडी कार्ड आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, और यदि एडमिट कार्ड आ गया हो तो एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, है ना। तो और आपको डिसिप्लिन पूरा रहना है, पूरा एकदम वेल मैनर्ड में रहना है। ठीक, और किसी दूसरे स्टूडेंट से फालतू बातचीत भी नहीं करनी उस दिन, है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जाएंगे और आपको एक रिपोर्टिंग टाइम बताई जाती है, और मैं ये कहूँगा कि आप रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा 10-15 मिनट पहले जाइए, इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो पहली बात तो आपका एक माइंडसेट जो है थोड़ा सही रहेगा, और आप जब रिपोर्टिंग से थोड़ा पहले जाएंगे आपको क्लासरूम में बैठाया जाएगा, और प्रैक्टिकल होने से आधे घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम रखी जाती है। वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि उसमें जो आपके प्रोफेसर आए हुए होते हैं या फिर जो आपके क्लासरूम के जो टीचर्स होते हैं, जो आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट जो भी टीचर होंगे, एचओडी होंगे, वो सब आपको इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, कैसे क्या करना है, और सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, और जिससे को आप फॉलो करते हैं, और ये आप अपना प्रैक्टिकल जो भी 4 से 5 घंटे करने होते हैं वो पूरे वेल मैनर्ड वे में आप करते हैं, है ना। तो आपको उनकी इंस्ट्रक्शन सुनने बहुत ज़रूरी है। आप यदि लेट जाएंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं सुनेंगे तो आप गड़बड़ी करेंगे तो फिर आपको डांट पड़ेगी, है ना। तो देखिए, आप जो जाएंगे क्लासरूम में बैठेंगे, आपको
आपके टीचर आएंगे, आपके जो प्रोफेसर आए हुए हैं वो सब आएंगे, सारे इंस्ट्रक्शन बताएंगे। इसके बाद जो है रोल नंबर वाइज जो है धीरे धीरे आपका जो एक्टिविटी है वो आगे बढ़ेगा। अब देखिए, आप सारे इंस्ट्रक्शन समझ गए हैं, कैसे कैसे क्या होगा वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा वो देखिए, वहाँ पर फिर आपको जो एक मेन प्रोफेसर जो रहते हैं वो आपके क्लासरूम में आपके सामने बैठे रहेंगे। यदि मान लीजिए आपको लैब में एंट्री पहले दे दी गई है तो आपके लैब में ही प्रोफेसर बैठे रहेंगे, या फिर आप क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम में, क्योंकि उसमें पहले क्या करना होता है, आपको कापी मिलती है, कापी में सब कुछ लिखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें क्लासरूम में कराया जाता है ज़्यादातर जगह, ठीक है। तो क्या होगा कि एक प्रोफेसर जो आपके सामने बैठे रहेंगे, वो उनके सामने एक टेबल रहती है, उस टेबल पे कम से कम 70 से 80 कापियाँ ऐसे उधर रखी होती हैं। और उन 70 से 80 कापियाँ जो वो कापियाँ जैसे आप लिखते हो थ्योरी प्रैक्टिकल में, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो जिस कापी में, वैसे हुई कापी रहती है। तो लेकिन उस कापी में अंदर एक स्लिप लगा होता है, उस स्लिप में आपके प्रैक्टिकल्स के नाम लिखे होते हैं। तो क्या होता है, फिर आपको सीरियल वाइज जो बुलाया जाएगा, आप जो है रोल नंबर जिनका पहले आएगा वो जाएंगे। इसके बाद जो वहाँ से आपको बोला जाएगा कि आप रखी हुई कापियों में से 2 कॉपी उठा लीजिए, है ना। आप जो है आप अपने हिसाब से अपने मर्जी से 2 कॉपी उठाएंगे, जहाँ से भी आपका मन करेगा। ऐसे पूरी कापियाँ रखी रहेंगी, अब कहीं से भी आप चाहे लेफ्ट साइड से, फिर राइट से, चाहे मिडिल से, जहाँ से भी आप मन करेगा आप 2 कॉपी उठाएंगे और चेक करेंगे, उसमें 2-2 प्रैक्टिकल लिखे होंगे, है ना। और इस बार तो प्रैक्टिकल करने भी हैं, तो उसमें आपको देखेंगे कि यदि मान लीजिए आपको जो प्रैक्टिकल 2 आप देखे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, यदि आप किए हुए हैं, यदि आप पहले आप लैब में परफॉर्म किए हुए हैं, आपको आ रहा है, तो आप उन कापी को जो सामने आपके प्रोफेसर बैठे रहेंगे उनसे साइन करा के आप जाएंगे पीछे सीट पर बैठ के उसको सारी चीज़ें लिखना शुरू कर देंगे, ठीक। मान लीजिए आपने कापी उठाया और आपको नहीं आया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए आपने फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं, जैसे एनर्जी मीटर हो गया, और पीएन जंक्शन हो गया, और मैक्सवेल नीडल हो गया। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये 3 प्रैक्टिकल किया हुआ है, लेकिन उसने कापी उठाया और कापी में उसको ये मिला ही नहीं। मान लीजिए कापी में उसको स्पाइरल स्प्रिंग मिल गया और पीओ बॉक्स मिल गया, है ना। लेकिन वो किया क्या था, वो एनर्जी मीटर किया था, मैक्सवेल नीडल किया था और पीएन जंक्शन किया था, लेकिन उसको मिल क्या गया, पीओ बॉक्स मिला और इस पर एस्पिरिन मिला, उसने किया ही नहीं था। तो वो सीधा सीधा ऑब्जेक्शन करेगा कि सर मैंने इन प्रैक्टिकल को नहीं किया है। तो आपके साथ जो एक सिंपैथी दिखाई जाएगी, आपको एक दूसरा मौका दिया जाएगा कि आप दोबारा कॉपी चूज़ करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं चूज़ करेंगे आप। आपके साथ क्या होगा कि आपको उसी में से एक कॉपी आपको ले लेनी होगी, जिसको आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत आप इसमें कर भी सकते हैं। आप उस कॉपी को लेके जाके आप साइड में खड़े हो जाएंगे, एकदम डिसिप्लिन में, फालतू वहाँ बात उत नहीं करना, क्योंकि अब पहले से भी आप काफ़ी मिल नहीं रही, तो आपको पूरा एकदम वेल डिसिप्लिन शांत पूर्वक जाकर वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। क्या होगा, आपके बाद वाले जो भी स्टूडेंट बचे हुए होंगे वो पारे पारा ऐसे करते रहेंगे, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि और सारे स्टूडेंट आएंगे, जिनको मिलेगा वो अपना लेंगे और जाके लिखेंगे, जिनको नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिकल उसमें से आ रहा होगा, दूसरा नहीं आ रहा होगा, तब भी आप उसमें रिस्क लेंगे और उसमें आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि सर हमको नहीं आ रहा है, अपन हम नहीं कर पाएंगे। तो आप, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि आप जो है दोबारा मौका, दूसरे राउंड का इंतजार करिए और वहाँ से आप फिर कॉपी खींचिए। क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे 40-50, सभी के प्रैक्टिकल इस तरह से कापी मिल जाएंगे उनको, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि जो बचे हुए स्टूडेंट हैं, ठीक, जिनको फर्स्ट राउंड में उनका मनचाहा प्रैक्टिकल नहीं मिला, एक बार फिर से उनको मौका दिया जाएगा। और जिनको मिल चुका है वो तो बैठ के लिख रहे होंगे इस सीट पे, है ना। जिनको नहीं मिला है वो क्या करेंगे, वो फिर से आएंगे, सीरियल वाइज आएंगे, वो फिर से कापियाँ उठाएंगे, जो कापी बची हुई है उसमें से फिर से कापी उठाएंगे, फिर से देखेंगे कि उनको प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया है उसमें से कुछ मिला कि नहीं मिला। यदि मान लीजिए आपको मिल गया तो आप वहीं पर जो साइन करा के जाके लिखेंगे। यदि आपको सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलता है, जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है, जिसमें मैंने अभी एग्जांपल दिया कि किसी ने एनर्जी मीटर किया है, मैक्सवेल नीडल किया है, पीएन जंक्शन किया है, लेकिन दूसरे राउंड में भी उसने जब कापी उठाया उसको तीनों में से कुछ मिला ही नहीं, तो भी आपको एक बार और मौका दिया जा सकता है ये। लेकिन डिपेंड करता है कि जो प्रोफेसर आपके आए हैं वो कितने सिंपैथी हैं, है ना, इस पर भी डिपेंड करता है। तो यदि प्रोफेसर अच्छे हैं, टीचर आपके हेल्प करने वाले हैं, तो एक बार आपको और मौका देंगे कि बेटा आप जो इसमें से जो भी आ रहा है वो आप उठा लीजिए और जाके आप साइड में भी फिर से खड़े हो जाइए।
तो आप जो फिर साइड में जाके खड़े हो जाएंगे किसी एक कापी को ले जाके, जिसमें आपको थोड़ा बहुत लगेगा हाँ इसे कर सकता हूँ। और उसके बाद सेकेंड राउंड में क्या होगा, सारे स्टूडेंट का एक बार राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से कुछ बच्चे बचेंगे जिनको थर्ड राउंड का ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो सेकेंड राउंड में मैक्सिमम बच्चों का कापी जो मिल जाता है, जो लगभग 5 से 6 प्रैक्टिकल किए होते हैं उनको मिल जाता है सबको। और फंसते वही हैं जो केवल 2 या 3 प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। क्योंकि शायद फर्स्ट ईयर में इस बार 12 प्रैक्टिकल हैं, कहीं कहीं 12 प्रैक्टिकल हैं, कहीं कहीं 8 है, कहीं कहीं 10 है। तो यदि कोई 2-3 प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसको 12 प्रैक्टिकल में से कैसे एक बार में मिल जाएगा, या फिर 2 बार में कैसे मिल जाएगा, है ना। उसको तो पूरा राउंड मारना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, जो सेकेंड राउंड के बच्चे हैं वो स्टूडेंट होंगे, वो जाके अपना करेंगे, जिनको मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला होगा वो फिर से जाके लाइन में पीछे खड़े होंगे। एक बार उनको फिर से मौका दिया जाता है, फिर तीसरे राउंड में बुलाया जाता है। तीसरे राउंड में फिर से आप सीरियल वाइज जाएंगे, फिर से आप जो बची हुई कापियाँ होती हैं, देखिए थर्ड राउंड में क्या होता है, मैक्सिमम जो कापियाँ होती हैं जिसमें सिंपल प्रैक्टिकल होते हैं, जो अच्छे प्रैक्टिकल होते हैं, वो उसको जो है पहले ही स्टूडेंट ले लेते हैं। उसमें कुछ छटी हुई कापियाँ बचती हैं, है ना। ज़्यादातर यही होता है, कोई कापियाँ बचती हैं जो कोई करना नहीं चाहता, ऐसे प्रैक्टिकल उसमें लिखे होते हैं जो बहुत कम लोग करना चाहते हैं, जो थोड़ा टफ होता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि सिंपल प्रैक्टिकल मिले, उसको ले लें, जल्दी से लिख के चल आगे बढ़ें। तो तो थर्ड राउंड में ज़्यादातर ये होता है कि कुछ एक मतलब बड़े प्रैक्टिकल वाले काफ़ी बचते हैं, लेकिन फिर भी आपको मौका दिया जाता है। इसके बाद यदि आपको मान लीजिए थर्ड राउंड में आप फिर से आएँ, फिर से 2 आप कापी निकालें, मान लीजिए एक कापी में आपको नहीं मिला, लेकिन दूसरे कापी में आपको दोनों प्रैक्टिकल मिल गया जो आप करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल लिया था, पीएन जॉनसन एक मिल गया उसको, और दूसरा मान लीजिए वो मैक्सन ड्रिल मिल गया, तो उसके लिए वो अच्छा है, अब वो जाके करेगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे भी बच गया जिनको अभी भी नहीं मिला, तीसरे राउंड में भी नहीं मिला, तो अब तीसरे राउंड में आपको डांट खाना तय है। वो जो सामने आपके प्रोफेसर बैठे हैं वो सारी चीज़ तो आपको देख ही रहे हैं कि आपको 3 राउंड दिया गया, उसके बाद भी आपको आपका किया हुआ प्रैक्टिकल नहीं मिला, तो वो तुरंत पहला सवाल पूछेंगे कि आपने पिछले दिनों में क्या किया। आपको इतना मौका दिया गया, इसके बाद भी आपको प्रैक्टिकल आपका नहीं मिल पा रहा है, आपने किया क्या, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आप करना क्या चाहते हो, कौन सा प्रैक्टिकल आप करना चाहते हो। आप उनको बताओगे, यदि उस नाम के प्रैक्टिकल यदि उसमें बचे होंगे रखे हुए कापी में, तो आपको मिल जाएगा। नहीं होगा तो जो भी आपको मिला होगा वही आपको करना होगा, चाहे वो आपको आए या ना आए, तो उससे मतलब नहीं है। ठीक, ये प्रोसेस होता है कॉपी चूज़ करने का, अपने प्रैक्टिकल लेने का, कैसे कैसे आपको करना है उस क्लासरूम में जहाँ पर आपको बैठाया जाएगा प्रैक्टिकल लैब में एंट्री करने से पहले। ठीक, इतना चीज़ शायद आपको समझ गए होंगे। फिर क्या होगा, आपको 10 मिनट का मौका दिया जाएगा। 10 मिनट में आप क्या करेंगे, आप अपने प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है, फार्मूला यूज्ड है और डायग्राम उसको बनाएंगे। बनाने के बाद जो प्रोफेसर वहाँ आपके बैठे रहेंगे सामने, जो साइन कर रहे थे, वो एक बार उसको चेक करेंगे। इसके बाद चेक करने के बाद वो मतलब समझ जाएंगे कि हाँ इस स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में पता है, तो आपको अलाउ करते जाएंगे। आप फिर जाके सीधा अपने लैब में एंट्री करेंगे। लैब में एंट्री करने के बाद आप जो है पूरा, मैंने पहले बोल दिया कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल शांतिपूर्वक से जाके आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे बैठेंगे और वहाँ पर अपना लैब जो है परफॉर्म शुरू कर देंगे। अब आप कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो रीडिंग है जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि टाइम वहाँ पर बहुत जल्दी ख़त्म होता है। आप समझ नहीं पाएंगे टाइम कितने ख़त्म हो गया। और आप यदि आप रीडिंग नहीं निकाल पाएंगे तो आप आगे की और कैलकुलेशन वगैरह रिजल्ट निकालना सब कुछ आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो देखिए क्या होता है, जो 3 प्रोफेसर आते हैं उसमें से क्या होता है, एक प्रोफेसर जो है जो अभी तक आपके साथ रहे हैं, जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, एक वो होते हैं, वो लैब में भी आपके सामने बैठे रहेंगे। एक जो दूसरे प्रोफेसर होते हैं वो रीडिंग चेक करते हैं आपकी रीडिंग सही आई कि नहीं आई। और एक तीसरे प्रोफेसर होंगे जो आपका वाइवा लेंगे। तो देखिए आपको इस बार 2 प्रैक्टिकल के हिसाब से शायद 2.5 घंटे का प्रैक्टिकल होगा, 5 घंटे का प्रैक्टिकल आपका होगा। ठीक, मान लीजिए आपको 2.5 घंटे का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आपको कापी मिलने के बाद आपको जिस इंस्ट्रूमेंट बैठेंगे उस इंस्ट्रूमेंट पे 2.5 घंटे के बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। आपका जो दूसरा प्रैक्टिकल होगा आपको वहाँ उस प्रैक्टिकल पे उस इंस्ट्रूमेंट पे आपको बैठाया जाएगा। और मतलब एक्सचेंज कर देते हैं 2.5 घंटे बाद, एक्सचेंज कर देते हैं। चाहे आप 2.5 घंटे में रीडिंग निकाल पाए हो या ना निकाल पाए, या फिर आप कर ले गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हो तो आपको तब भी हटा दिया जाएगा। क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको भी मौका मिलेगा ना, क्योंकि उसमें 2 प्रैक्टिकल करने होते हैं। आपको भी 2 प्रैक्टिकल जो करना होगा, पहला जो लिखा होगा पहले आप उसको करेंगे, जो दूसरा लिखा होगा उसको 2.5 घंटे के बाद जब आपको एक्सचेंज करेंगे तो उसको करेंगे आप, है ना। तो ऐसे है। और देखिए रीडिंग चेक कराना बहुत ही ज़रूरी है, एकदम कंपलसरी है।
यदि आप रीडिंग नहीं चेक कराएंगे तो आपका वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि और जो प्रोफेसर रहेंगे वो बार बार आपके साथ आपके पास आते भी रहेंगे, पूछते भी रहेंगे कि आपने रीडिंग निकाली कि नहीं निकाली, चेक करेंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे। और इतना और दोनों प्रैक्टिकल, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल आप परफॉर्म किए उसका भी, जो दूसरा कर रहे हैं उसका भी, दोनों का भी रीडिंग चेक कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और देखिए रीडिंग जब वो चेक करेंगे तो आपसे पूछेंगे भी कि कैसे आपने इसको निकाला है, क्या मेथड आपका रहा है, ठीक। वाइवा तो अलग से होगा है, लेकिन इसमें भी कभी कभी टीचर्स पूछ लेते हैं। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि रीडिंग को पूरा रट के जाते हैं, है ना, जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका है वो पूरा वो रट के जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ चाहे निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उसको हम पूरा छाप देंगे जो हम रट के जा रहे हैं, ठीक है। होता है, क्योंकि फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत सही होते नहीं और रीडिंग सही आती नहीं, लेकिन आप यदि अच्छे से परफॉर्म किए हैं तो वहाँ भी आप निकाल ले जाएंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मान लीजिए यदि आप अपना टेक्निक लगा रहे हैं, आप जो है रीडिंग रट के जा रहे हैं, और यदि आप रीडिंग वहाँ छापना चाहते हैं तो वो भी आप सोच जाइए कि किस तरह से आपको वहाँ अरेंज करना है और किस तरह से आपको उस प्रोफेसर को बताना होगा कि कैसे कैसे आप कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप फिर वहाँ नहीं बता पाएँ तो फिर वो चेक नहीं होगा, फिर आपका गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जो प्रोफेसर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं चीज़ों में, क्योंकि जिस प्रैक्टिकल को हम महीने महीने भर लगा देते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसका कलूशन नहीं आ पाता, तो उसको 2 घंटे 2.5 घंटे में कैसे हो सकता है ना, सोचने वाली बात तो है। लेकिन तब भी आपको उसमें करना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ता है उसमें, और उस टाइम को मैनेज करते हुए पूरी रीडिंग निकालनी पड़ती है। देखिए आप रीडिंग भी निकाल लेंगे, लिख लेंगे, और देखिए उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके जो लिस्ट काउंट और यूनिट्स। लिस्ट काउंट्स आपके इंस्ट्रूमेंट में जहाँ जहाँ लिस्ट काउंट पूछा गया है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में लिस्ट काउंट है वहाँ आपको निकालना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और हर एक फार्मूले का यूनिट क्या होगा वो आपको आना चाहिए। और इसके बाद जो है आपकी रीडिंग चेक हो जाएगी, फिर एक जो वाइवा वाले प्रोफेसर होंगे वो आएंगे, वो अपना वाइवा लेते रहेंगे, फिर आपके पास आएंगे, आप जो भी प्रैक्टिकल आपको मिला है, ठीक, जो भी प्रैक्टिकल आपको मिला है और उसी प्रैक्टिकल से संबंधित वो सारे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और आप कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या निकालना है, वही सब ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं। लेकिन यदि उनको लगता है कि आप जो बता ले जा रहे हैं, आप सारी चीज़ें अच्छे से बता रहे हैं, तो वो थोड़ा डीपली जाते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो सिलेबस में भी जाते हैं, ठीक। लेकिन वाइवा से डरने की बात नहीं है, वो ज़्यादातर ये पूछते हैं कि जो भी आप लैब परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसी संबंधित सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती है, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि वाइवा अच्छा होना चाहिए, वाइवा आपका जितना अच्छा होगा नंबर भी उतना अच्छा मिलता है, ये जो है अहम ये माना जाता है ना, वाइवा अच्छा होना चाहिए। और जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस कापी में जो आपको मिला है, उस प्रेजेंटेशन में बिल्कुल नीट एंड क्लीन देना चाहिए, उसमें ज़्यादा करेक्शन वगैरह मत करना, ठीक। और देखिए जो आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में कौन सा चीज़ कैसे है उसको जो आप दर्शा रहे हैं उसको अच्छे से लिख के दर्शाइए, बहुत शॉर्टकट फॉर्म मत यूज़ करिएगा वहाँ पे। आप जो भी चीज़ है आप उसको पूरा नाम देखिए लिखेंगे, और जो नोटेशंस होंगे उनको भी एकदम अच्छे से लिखना है ना, क्योंकि जैसे आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं या फिर कहीं और बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं बहुत शॉर्ट में होती हैं, तो जो उनके शॉर्ट में होती हैं तो उनको कहीं कहीं आप एक नोटेशन का फॉर्म में उसको लिख दीजिएगा, जिससे पता चले हाँ आपने इस चीज़ को ये लिखा हुआ है, और देखिए आपका वाइवा भी हो जाएगा। और हम इसी साथ एक बात और कर लेते हैं कि किस तरह से आप एक अच्छा परफॉर्म करके आप एक अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, इसलिए बात कर सकता हूँ, कर लेते हैं। देखिए क्या है कि जैसे आपने 5 से 6 प्रैक्टिकल मान ले किए हुए हैं, है ना, और कहीं कहीं पर जैसे बताया हमने कि 8 प्रैक्टिकल है, 10 प्रैक्टिकल है, फिर 12 प्रैक्टिकल है, उसके हिसाब से मान लीजिए यदि आपने 5 से 6 प्रैक्टिकल किया हुआ है तो उस 5 से 6 प्रैक्टिकल में आपके जो 2 से 3 प्रैक्टिकल होते हैं वो एकदम आपको अच्छे से आते हैं, है ना, वो आपको एकदम अच्छे से आते हैं, और आपको मतलब यहीं से एकदम पूरा माइंडसेट बना के जाना पड़ेगा कि यदि आप वहाँ कापी खींचें, अगर वो मिल गया तो आपको बस करना है तो वही करना है, फिर आप वहाँ नहीं सोचेंगे कि ये करूँ या ना करूँ, आप एक माइंडसेट बना के जाएंगे, 2 से 3 प्रैक्टिकल का आप एक माइंडसेट बना के जाएंगे। अगर ये हमको मिल गया, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो वो मान लीजिए कंपाउंड पेंडुलम करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हमको कंपाउंड पेंडुलम मिल गया तो उसे कर लूँगा चाहे जैसे कर लूँगा, तो वो एकदम माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आप वहाँ गए, कॉपी में आपको दिखा मिल गया कंपाउंड पेंडुलम तो आप उसको ले लेंगे, आपको करना है, फिर वहाँ आप भयभीत नहीं रहेंगे, सोचेंगे नहीं कि ये करूँ कि ना करूँ, नहीं तो फिर आप धीरे धीरे फंस जाएंगे। और इसीलिए कह रहा हूँ कि आप 2 से 3 प्रैक्टिकल एकदम अच्छे से करके जाइए, अगर वो मिल जाए तो आप ज़रूर करिए उसको। और दूसरी चीज़, जो भी आप 6 प्रैक्टिकल किए हुए हैं, 6 प्रैक्टिकल 7 प्रैक्टिकल जो भी किए हैं,
उसको आप अभी से डेली जो है उसको रफ में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक, आप उसको रफ में जितना लिखेंगे उतना आपका जो प्रैक्टिस होगा उतना आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी, कैसे कैसे वहाँ लिखना है। नहीं तो आपको जब कॉपी मिलती है ना, और जो जो चीज़ें हम लोग जैसे हमने भी दिया है, हमने सारी चीज़ फेस किया है, तो हमने बता भी उसी संबंधित आपको सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर आपको भूल जाता है। ठीक, बहुत जल्दी भूलता हूँ वहाँ पे। आप जो है दूसरे का दूसरे एक्सपेरिमेंट का फार्मूला दूसरे में से लिख देते हैं मिला के, आप भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है, लगभग लोग साथ ही होता है। तो आप ये सही कब होगा, जब आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप रफ में डेली जो 1 बाय 1 सारे प्रैक्टिकल आप जो है ऑब्जेक्ट्स लिखे, प्रिकॉशन तक लिखिए। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाना है, कैसे वहाँ बनाएंगे, लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, सब कुछ जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब जाके आप वहाँ पर जो है आपको 4 से 5 घंटा जो करने को मिलता है लैब, तब वहाँ आप अच्छे कर पाएंगे और तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। अच्छे मार्क्स मिलने का यही क्राइटेरिया है कि आप दोनों प्रैक्टिकल जो आपको मिलेगा बिल्कुल अच्छे से एकदम पूरा ऑब्जेक्ट्स लिखे प्रिकॉशन तक आप लिखना है, सारे रिजल्ट वगैरह लिखना है, लिस्ट काउंट लिखना है। ठीक, और नीट एंड क्लीन, ज़्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए, और जो वाइवा होगा वो थोड़ा बहुत अच्छा देना है। इसके बाद फिर आपको नंबर मिलना अच्छा हो जाएगा, आपको आराम से 30-35 प्लस नंबर मिल जाएगा। जो स्टूडेंट केवल 1 ही 2 प्रैक्टिकल किए होते हैं, पहले से 2 ही 3 करे होते हैं, उनको जल्दी कापी मिलती नहीं, और जब कापी मिलती है तो वहाँ वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, 2 से 3 राउंड जब वो घूमते हैं उसमें इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि फिर दोबारा वो भूल चुके हों ज़्यादा चीज़ें, वो स्किप किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो अपैरेटस लिखेंगे ही नहीं, फार्मूला लिख लेंगे तो लिस्ट काउंट भूल ही जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो क्या है कि आप उन्हीं सब चीज़ों को बार बार अच्छे से लिखते रहिए, देखते रहिए। अगर ये मिल गया तो इसको इस तरह से लिख दूंगा, अगर ये मिल गया, ये रीडिंग नहीं आ रहा तो उसको इस तरह से अरेंज कर देंगे। सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से माइंड सेट बना के चलिए। ठीक, और देखिए इसमें फिजिक्स का प्रैक्टिकल में जो मिनिमम मार्क्स 17 मार्क्स है, आपका पासिंग मार्क्स जो 17 मार्क्स है। और ये कहने में कोई वो नहीं है कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स की बात है, बहुत लोग तो फेल भी होते हैं, यहाँ तक प्रैक्टिकल में भी फेल होते हैं। ठीक, और देखिए पासिंग मार्क वही पाएगा जो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ठीक, जो केवल 1-2 प्रैक्टिकल करके आया हुआ है और मेन प्रैक्टिकल में भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाया है, उसी को पासिंग मार्क मिलता है, बस पास कर दिया जाता है। और फेल वो होगा जो बिल्कुल कुछ नहीं लिख पा रहा है। यदि आप ऑब्जेक्ट लिख ले जा रहे हैं, अपैरेटस यूज लिख ले जा रहे हैं, फार्मूला यूज और डायग्राम बना ले जा रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आपका कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको तभी मार्क्स मिल जाएगा। आप 20 से 25-25-30 के बीच में आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, लेकिन यदि आप सब कुछ कर ले जा रहे हैं तो आपको आराम से 35 प्लस मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो ये होता है मार्क्स का क्राइटेरिया, ऐसे आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए आप खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, लगे रहिए। और देखिए हम जो आपका वाइवा बता रहे थे कि वाइवा होने के बाद फिर आपका क्या होगा, आपको एक बार और मौका दिया जाएगा कि आप अपना जो पूरा कापी एक बार रीचेक कर लीजिए कि कहाँ पर लिस्ट काउंट लिखे हैं, कहाँ नहीं लिखे हैं, डायग्राम सही बनाए कि नहीं बनाए। सब कुछ बनाने के बाद आपकी कापी जो है सबमिट कर ली जाएगी, जो कापी आपको मिली थी। उसके बाद आपका वहाँ पर पूरा लैब परफॉर्म हो जाएगा, पूरा सब कुछ हो जाएगा। ठीक, और इसी के साथ कहूँगा कि आप डरिए मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से होगा। बस आप जितनी प्रैक्टिकल किए उसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से करिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतनी अच्छा आप वहाँ लिख पाएंगे, उतना अच्छा, और जितना अच्छा आप लिखेंगे वहाँ, जितना अच्छा वाइवा देंगे, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिकल में यदि नंबर अच्छे आएंगे तो उसी तरह से आप मोटिवेट भी रहेंगे और थ्योरी भी अच्छा कर जाएंगे। यदि प्रैक्टिकल ख़राब हो गया तो आपके मन में थोड़ा सा नंबर लेके वो प्रेशर बना रहेगा कि प्रैक्टिकल सही नहीं गया, थ्योरी कहीं ना ख़राब हो जाए तो नंबर कम आ जाएगा, है ना। तो देखिए आप कोशिश करिए, आपका प्रैक्टिकल पहले है तो आप प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स पाइए, अच्छे मार्क्स ले आइए, उसके बाद थ्योरी भी तो मिलता रहेगा। ठीक, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक, थैंक यू सो मच।